नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबा गणी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी। टॉक ऑफ द टाउन या फिर बोलूंगी अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही न्यूज चल रहा है, दैट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में बहुत कुछ हुआ है। एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे किसी ने बात नहीं किया, नाउ इट हैज जस्ट स्टार्टेड कमिंग व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। सुधाकर सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। फर्स्ट वी विल स्टार्ट कि मॉर्निंग से क्या हो रहा था एंड देन विल कम टू द एक्सक्लूसिव एंगल दैट वी हैव इट टुडे। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बैक टू बैक चैनल में लगा हूँ करीब 2 बजे से अभी तक। देखिए, वेनेजुएला में ये काफ़ी दिन से बिल्डअप चल रहा था। पिछले कोई दिनों से जो नॉन काइनेटिक कंपोनेंट है, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये उन्होंने लागू किया था, जैसे कि साइबर अटैक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक। मेरे समझ और रिसर्च के मुताबिक इन्होंने कम्युनिकेशन लिंकेजेस को बहुत डिस्टर्ब किए हैं और कमांड कंट्रोल जितने सेंटर्स हैं इसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। जो जो चीज़ें नहीं हो पाए थे, इनको आज सुबह 6:35 या कुछ टाइम है जिसमें उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर और एरियल प्लेटफॉर्म से उन्होंने हिट किया है या स्टैंड ऑफ अटैक किया है। बुट्स ऑन ग्राउंड मेरे रिसर्च के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक चीज जो है मीडिया में कम चर्चा हो रही है, कुछ दिन पहले सीआईए के मॉड्यूल्स कैराकस में इन्फिल्ट्रेट किए गए थे और ये मॉड्यूल छोटे छोटे मदिरों को एनसर्कल करने की पूरा कोशिश किए हैं और उन्होंने पिछले 48 घंटे के अंदर सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन उससे पहले रशिया ने वॉग्नर ग्रुप को भेजा था। मदुरो का इनर, इंटरमीडिएट और आउटर सर्कल का जो प्रोटेक्शन है ये वॉग्नर ग्रुप ने दिया था, लेकिन सीआईए के मॉड्यूल ये अंदर इन्फिल्ट्रेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुए थे, करीब 24 घंटा पहले मदुरो को इसके बारे में उनके इंट एजेंसी ने रिपोर्ट दिया और उसी समय उन्होंने यूएसए को ऑफर किया था टॉक के लिए और ऑयल फील्ड्स के लिए। यूएसए तब उन्होंने मन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि ये एक परिस्थिति है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मजबूत साबित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पिछले एक साल 2.0 डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में जहां जहां पे उन्होंने हाथ डाला है वो कोई सक्सेसफुल नतीजा उनका निकला नहीं है। और इसी के वजह से उनका जो स्टैंडिंग है, जो इलेक्शन कैंपेनिंग के समय में जो स्टैंडिंग था, जो उन्होंने कमिटमेंट दिए थे, उनका रेटिंग काफी लो हो गया है। वो भी चाह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनका जो मिड टर्म इलेक्शन होना है, इट इज राउंड द कॉर्नर, उसमें कैसे सफलता के साथ आगे की तरफ वो कदम बढ़ाए। लेकिन ये अभी ना की लेवल पे चल रहा है। 37%, 34 to 37%, यहाँ पे इस लेवल पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि ये 47 to 51% उनका होता था जनवरी के महीने में 2025 को। अभी काफी लो हो चुका है। तो इसीलिए डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रॉप अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और उनको ये कन्विंस करने। Sorry, I disagree with you here and forgive me for that. It is not domestic constituency, it is purely business, professional, monetary capture of the country. डोमेस्टिक से सर क्या कर लेंगे? डोमेस्टिक में तो ट्रम्प की वैसी वाट लगी हुई है। Okay. ठीक है, सो यू हैव योर से, आई हैव माई से, आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव इज ये एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करना था, लेकिन ये सारे इसी के दौरान उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकला है। इट इज अ क्लीन डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। उसमें ये कह रहे हैं कि दे हैव ग्रेविटेटेड फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स में चाइना जो है काफी आगे है और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में उनको कुछ लेना देना नहीं है। यूरोप विल लुक आफ्टर इटसेल्फ। रशिया को प्रॉप अप कर रहे हैं एज अ पीयर ग्रुप, टेकिंग इट बैक टू G8 मेंबरशिप एंड आल्सो कनेक्टिंग विद द जियोपॉलिटिक्स। चाइना को आइसोलेट करने के लिए एक तरफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चाइना एंड यूएसए दे आर G2 मेंबर्स। लेकिन ये सारे जो फसाड है, इसके पीछे एक कहानी छुपा हुआ है। वो कहानी है आज के दिन में अमेरिका का 38 ट्रिलियन की डेट चल रही है, जो कि 128 से 130% का ये डेट टू जीडीपी रेशियो है। और उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है ये करीब $4 ट्रिलियन एनुअली होता है और खर्चा होता है $6 ट्रिलियन। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको इंटरेस्ट सर्विस करने के लिए उनको $1 ट्रिलियन की जरूरत है, प्लस
गवर्नमेंट को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए उनको 2 ट्रिलियन की डेफिसिट हो रहा है, टोटल $3 ट्रिलियन का जो कमी है वो कहां से मेकअप करेंगे, पैसा की कमी है। तो वो ऐसा सुजोग ढूंढ रहे हैं जहां से कोई भी प्रोडक्ट हो जो उनको पैसा दे सकता है। 5 चीजें उनके सामने नजर आ रहा है। नंबर 1, ऑयल का जो मार्केट है आज के दिन में विश्व में वो है 2.1 टू 2.6 ट्रिलियन डॉलर का करीब बराबर। दूसरा आता है आपका डिफेंस इंडस्ट्री, ये 2.1 टू 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। तीसरा फार्मास्यूटिकल 1.6 टू 2 ट्रिलियन डॉलर की एक मार्केट है। चौथा उसका आता है आपका ड्रग मनी जो कि 2 ट्रिलियन के बराबर चल रहा है आज के दिन में यूएस डॉलर की करीब करीब मार्केट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नया चीज उभर के आ रहा है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। ये जो 5 चीजें मैंने गिनती कर दिया, जहां जहां पे ये चीजें मिल रहे हैं वहां पे, चाहे सीरिया की बात करिए, चाहे आप पाकिस्तान की बात करिए, चाहे आप इधर वेनेजुएला की बात करिए, वहां पे यूएसए की जो अटेंशन है वो आकर्षित हो रहा है। प्लस ये एक लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। लैटिन अमेरिका वंस अपॉन अ टाइम कोल्ड वॉर 1.0 के टाइम में ये बिल्कुल इट इज टू बी अंडर द डोमिनेंस एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अक्रॉस अटलांटिक यूरोप के एरिया में अपना डोमिनेंस दिखाएगा और अक्रॉस अटलांटिक कॉलोनाइज करने की कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोशिश करेगा तो इसको इट विल बी टेकन एज अ एक्ट ऑफ डेट्रीमेंट और एक्ट ऑफ डेटरेंस एंड इसके खिलाफ जो है अमेरिका एक्शन लेगा। नंबर 2 उनका यह है कि कॉलोनाइजेशन के अलावा ना अमेरिका उनके एरिया में इंटरफेयर करेगा, ना यूरोप जो है इनके एरिया में इंटरफेयर करेगा। Basically, sum total of all this is it is pulling back from this area all over the world to its Americas, North and South America. इसके ऊपर सिक्योरिटी, सेफ्टी और डोमिनेंस इसको बरकरार रखने के लिए या चाइना को पुश बैक देने के लिए एक अभी गेम चल रहा है, न्यू ग्रेट गेम, वो स्ट्रेटेजिक राइवलरी। स्ट्रेटेजिक राइवलरी में चाइना लैटिन अमेरिका के अंदर पिछले 30 से 40 साल के अंदर काफी गहराई में प्रवेश कर चुका है। चाहे आप बीआरआई के प्रोजेक्ट करिए, ये लाइवलीहुड या उनका जो एक्ट ऑफ सपोर्ट है टू लैटिन अमेरिका फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉर ऑयल। एक मिसाल के तौर पे वेनेजुएला से ऑयल जाता है कहां पे, क्यूबा में हवाना में रिफाइन होता है और हवाना से ऑयल जाता है कहां, चाइना। ये जो सप्लाई चेन की जो लाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, पिछले 2 से 3 डिकेड से ये सप्लाई करते जा रहा है डिस्काउंटेड ऑयल। ये एक अनोखा किस्म का एग्जांपल दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इसको किस तरह रोकथाम कर सकता है, प्लस अपना बैकयार्ड को डोमिनेट करने के लिए, चाइना को पुश बैक देने के लिए, ये अमेरिका का एक प्रयास था रेजिम चेंज का। रेजिम चेंज के लिए मदुरो को उन्होंने अप्रीहेंड कर लिया है। ही इज ऑलरेडी कैप्चर्ड विथ हिज वाइफ, ही इज इन द कस्टडी ऑफ अमेरिका। अभी उनका अगला कदम क्या होगा, मेरे विचार और असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका एक राइट विंग पॉपुलर लीडर को बिठाएंगे जो कि अमेरिका के सपोर्ट में एक्शन लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ऑयल इंडस्ट्री आज के दिन में अमेरिका के हाथ में नहीं है, ये सारे अमेरिका को सौंपा जाएगा। नंबर 3, ये जो ड्रग बोल रहे हैं, वेनेजुएला से ज्यादा ड्रग जो है सर्कुलेट होता है फ्रॉम द नेबरिंग कोलंबिया के ऊपर भी निगाह रखने के लिए ये इनका पूरा प्रयास और अटेंशन फोकस रहेगा। और चौथा पॉइंट है, ये जो कैरिबियन को डोमिनेट करने के लिए जिसमें पनामा आता है, इसको भी डोमिनेट करने का उनका एक एक्सक्यूज मिल गया। ये सारे चीजें, सम टोटल ऑफ ऑल दिस, मेरा कहना यह है ये डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये सारे जो रीजंस हैं इसको वो कंसोलिडेट करेंगे। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 PM आई थिंक एज पर द जीएमटी। अभी देखते हैं क्या वो कहने जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे ये है, इस किस्म की जब होता है रेजिम चेंज, वो रेजिम चेंज के बाद आइदर एनार्की या एजिटेशन होती है या कुछ ना कुछ दंगा शुरू हो जाता है देश में। क्या अमेरिका इस किस्म की कंटिजेंसी को काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मेरे इनपुट के मुताबिक वो कहता है कि कोई ऐसा एक्शन नहीं लिए हैं। सिर्फ CIA मॉड्यूल, वेरी फार एंड फ्यू हु आर ऑपरेटिव, देयर टास्क वाज टू एप्रीहेंड और कैप्चर मदुरो एंड हिज वाइफ। उन्होंने टास्क पूरा कर लिया है और वापस आ गया। लोग ये भी पूछ रहे हैं काफी सारे प्लेटफॉर्म में, तो ये फायरिंग क्या किया था सुबह के टाइम में? फायरिंग इसलिए हुई थी ताकि
इस किस्म की कोवर्ट ऑपरेशन करने से पहले उसका जो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको डिग्रेड किया जाता है। इसीलिए उन्होंने स्टैंड ऑफ अटैक किया है, बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ हमला नहीं किए हैं। आइदर अटैक हेप्टर या एरियल प्लेटफॉर्म या मिसाइल्स जो शिप जहाजों से उन्होंने फायर करके इस किस्म की रडार्स और सर्वेलेंस मैकेनिज्म या कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको बर्बाद करने की कोशिश किए थे और इससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उनके लोग कुछ घायल नहीं हैं, ज्यादातर कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। आने वाले समय में लेट्स सी, वेट एंड वॉच, टाइम विल टेल अस कि क्या डैमेज हुआ है वेनेजुएला का, क्या एक्शन होने जा रहा है। बैक टू यू तो गायत्री। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इसमें डेवलपमेंट्स आई हैं, या मैं ये बोलूंगी मैट इंपॉर्टेंट एंगल लेकर कर आया है कि चाइनीज प्रेसिडेंट के जो स्पेशल एनवॉय थे वो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट से, ठीक है, थोड़ी देर पहले बस मतलब इससे पहले कि अटैक होता और उनको अरेस्ट उनको वो करते ये लोग कैप्चर करते, उससे थोड़ी देर पहले मिलकर निकले थे, ठीक है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्या चाइनीज ऑफिशियल्स को उन्होंने एज अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूज किया? इट कांट बी शेयर कोइंसिडेंस कि मिलके निकले और इमीडिएटली अटैक हो गया और उनको कैप्चर कर लिया। एंड बाय द वे मेरे चाइना हैज अ ह्यूज इंटरेस्ट इन वेनेजुएला जी। एब्सोल्युटली, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रैक टू चल रहा है, वन ऑन वन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जी, बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड रशिया, जो प्यूटिन। तो ये वन ऑन वन जो है मेरे विचार के मुताबिक ये जो एक बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इवेंट आप बता रहे हैं, इस इवेंट के मुताबिक आइदर चाइना का हाथ था कि कोई बात नहीं आप सरेंडर कर लो, शायद कोई समझौता बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर डायलॉग के जरिए से ये दोनों देश के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में हुई है। इसी तरह कोई कोई जगह ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि ओपन सोर्स के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के चंद एक मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, जैसे कि ओशनिक एक मिसाइल है। ओशनिक एक हाइपोसोनिक मिसाइल है जो 10 to 12 मैक स्पीड पे मूव करता है और इसको कोई भी रडार सिस्टम नहीं है विश्व में जो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। अगर इस किस्म की मिसाइल था तो लॉन्च क्यों नहीं किए? तो शायद मेरा ये डिडक्शन है, शायद इनका और प्यूटिन के बारे में कुछ ना कुछ बातचीत हुई है। इसी तरह एक जिरकोन एक मिसाइल है जो कि रशिया के जहाजों पे माउंटेड है। इसको सिर्फ डेवलप करने का एक ही मकसद था, अमेरिकन नेवी के जो वेसल्स हैं उसमें जो एयर डिफेंस के मिसाइल सिस्टम है, जो आयरन डोम जिस तरह होता है इसी तरह उनका एयर डिफेंस का प्रोटेक्शन के लिए जो मिसाइल सिस्टम आज के दिन में है उसको नाकारा करने के लिए ये जिरकोन मिसाइल को डेवलप किया था रशिया ने। और आज के दिन में मेरे खबर के मुताबिक ये ऑलरेडी कैरिबियन सी में ऑलरेडी अंडर वाटर सबमरीन एंड ऑल्सो फ्रिगेट्स में माउंटेड है। तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सवाल आके अटक जाता है। तो इससे मैं ये अंदाज लगा रहा हूं कि शायद इनका और प्यूटिन के बीच में कुछ बात हुई है, इनका और जी के बीच में कुछ बात हुई है, कुछ समझौता हुआ है, बीट बाइंग ऑफ सोयाबीन, बीट बाइंग ऑफ कॉर्न, बीट टेकिंग रेयर अर्थ एलिमेंट फ्रॉम चाइना एंड ऑल्सो चाइना जो भी कुछ काम करता है ताइवान के ऊपर, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि वो चुप रहेंगे, कोई रिएक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। ये मेरा विचार है, यू मे बी हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बैक टू यू प्लीज। सर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऐसे नहीं लग रही है जैसे गद्दाफी और लिबिया गद्दाफी के साथ किया गया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके, वैसे यहाँ पे ड्रग एंगल का इस्तेमाल करके, जो कि सबको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्होंने एक देश को फिर से टारगेट बना लिया क्योंकि उनको यहाँ से अब ऑयल चाहिए। ये तो सरासर गुंडागिरी अक्रॉस द वर्ल्ड, और चाइना ने फिर घुटने टेके। इट लुक्स लाइक वेरी एविडेंटली इट लुक्स लाइक दैट चाइना हैज गिवन वे टू यूएस, क्योंकि आपके मिलने के, और चाइनीज आई ऑफिशियल को यूएस हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि वहां के टिश्यू पेपर तक, टॉयलेट टिश्यू पेपर तक यूएस से आते हैं, सॉरी चाइना से आते हैं, चाइना से बिल्कुल अर्थ मेटल आते हैं। तो दे विल नॉट absolutely, डेयर टच चाइना। चाइना कंट्रोल्स देयर एंटायर मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके बीच में डील हो गई है और इन्होंने इन्होंने बलि का बकरा बना लिया वेनेजुएला को। चाइना के ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है? नाउ दैट इज टू बी वेरी वेरी थिंग टू बी टॉक्ड अबाउट एक्चुअली। यू सी, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं गायत्री जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। आज के दिन में जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इतना फ्लूइड है, कौन कौन सा कंट्री, ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर था, ये इसी किस्म उससे कोई गुना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जो अलायंसेस और ग्रुप्स बनाते हैं। आज कोई देश एक ग्रुप के साथ है,
कल और कोई देश के साथ आ जाता है। तो इस किस्म की जो चेंज ऑफ अलायंसेस एंड ग्रुप्स हैं, ये बदलते जाते हैं और ये सारे एक दिशा की तरफ पॉइंट करता है कि क्या आने वाले समय में कुछ वर्ल्ड वॉर टाइप कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो इसके सवाल में चाहे हो या ना हो, मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के जरिए से काफी समय हम इसके बारे में आलोचना कर चुके हैं और आने वाले समय में इसके बारे में काफी विस्तार में हम बताएंगे कि यस हो या ना हो, हमें तैयार रहना है। सर लास्ट क्वेश्चन, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? व्हाट इज द वार्निंग और व्हाट आर द अदर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस विद द इंडियन गवर्नमेंट? जी। एक्सलेंट एक्सलेंट क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं इंडिया के लिए ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर अमेरिका एक सुपर पावर, रिस्पॉन्सिबल पावर होने के बावजूद इस किस्म टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ ए कंट्री को डिसरिगार्ड करके वो इन्वेड करते हैं, उसका लीडर चाहे वो कुछ भी करे, एलिगेशन डाले कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम में मैनिपुलेट हो या ना हो, बट पीपल हैव इलेक्टेड हिम, he is the people's choice. You cannot play around with the democracy of a country like this. This is highly a wrong thing in my opinion. It should not have happened. और इससे सिर्फ एक चीज हिंदुस्तान के लिए एक सबक मिलता है, अगर यूएसए कर सकता है वेनेजुएला में, तो हिंदुस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं कर सकता है। मैं तो कह रहा हूं ये बहुत बड़ा क्लियर संकेत है कि जाओ करो। हालांकि बांग्लादेश का परिस्थिति अभी थोड़ा और नाजुक होते जा रहा है। चित्तगोंग में आके अमेरिकन ट्रूप C-130 से लैंड किए हैं और बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ जुलाई के महीने में एक जॉइंट एक्सरसाइज था। इतना जल्दी उनका जॉइंट एक्सरसाइज क्या होने जा रहा है। तो ये सारे चीजें जो है सवाल आते हैं, तो इसको हम अच्छी तरह डॉट्स को ज्वाइन करके पक्का इसका जवाब आपके सामने जल्दी से जल्दी लाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड बी वेयर, बिकॉज अगर चाइना और यूएस ने मिलकर वेनेजुएला को बलि का बकरा बनाया है सर, तो ये भारत के साथ भी वही करेंगे। भारत के साथ भी ये वही करेंगे, दोनों मिल जाएंगे और फिर भारत पे वैसे भी 2024 के इलेक्शंस में हमने देखा सर, दोनों इकट्ठे हो गए थे, सो दैट आई मोदी मीन डजंट पावर। ये विषय के ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट करने से गायत्री जी ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक काफी गहरा पॉइंट्स को सामने लाना, दर्शकों को बताना निहायत आवश्यक है। आज के दिन में अमेरिका और चाइना का जो कन्वर्जेंस है, ये बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म में दिखने मिला है। ये कन्वर्जेंस ऐसा हो रहा है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के हित में नहीं है। चाहे बांग्लादेश की बात करिए या पाकिस्तान की बात करिए, अभी तक हम सोच रहे थे कि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है किसके, यूएस के, लेकिन वो गया डोनाल्ड ट्रंप। अभी हिंदुस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगला लड़ाई होता है पाकिस्तान। पहली बात देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई जब होता है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में नहीं है। इट इज अ वॉर, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दैट इज द वे इट हैज टू बी टेकन, और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट आई एम सेइंग। और ये जो बोलते रहते हैं कि टू फ्रंट, मैं तो कहूंगा नया टर्मिनोलॉजी अगर कॉइन करना पड़े, टू नेशन वन फ्रंट, यानी कि पाकिस्तान चाइना और ये दोनों को मिलके एक फ्रंट। इसलिए एक फ्रंट हो जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुआ है। उनका ऑप्टिकल फाइबर चेंगदू से लेके रावलपिंडी तक ऑलरेडी बिछी हुई है, दिसंबर 2021 से लेके अभी तक। जितना उनका डिजिटल डाटा है और कंप्लीट बाइडू वाला जो नेटवर्क है, सैटेलाइट नेटवर्क, जगह जगह टावर आपको 25-30 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान में मिलेंगे। ये सारे ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द सैटेलाइट ऑफ चाइना। तो चाइना के लिए एक ही फ्रंट है, इंडो पैसिफिक, फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसके सामने जो भी टारगेट नजर आते हैं उनके लिए एक फ्रंट हो जाता है। हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हम टू फ्रंट की बात करते हैं। कभी बांग्लादेश को जोड़ के वो एक जोड़ देते हैं, 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट की, लेकिन चाइना के लिए ये एक फ्रंट है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही गहरा एक संबंध बनते जा रहा है चाइना और यूएस के बीच में। ये हिंदुस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करे चारों तरफ से, इसलिए हिंदुस्तान को प्रस्तुत रहना है और हर किस्म की कंटिजेंसी वर्कआउट करके, वॉर गेम करके एक्शन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई लड़ाई का एग्रेसर नहीं बनना है। कोई ट्रिगर अगर देता है बांग्लादेश या पाकिस्तान के तरफ से, जल्दबाजी में बुट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेना है, लड़ाई शुरू नहीं करना है, सोच समझ के एक्शन लेना है। क्योंकि दोनों का प्रयास ये है, हिंदुस्तान को ऐसा खींच के ले जाएंगे जैसे दलदल में कोई आदमी फंस जाता है, वहां से निकलना मुश्किल ना हो जाए। इसलिए हमें सोच समझ के, और इसीलिए देशवासियों को मिलजुल के काम करना है, इकट्ठा रहना है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।